विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुरेश पुनः आपका अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने कुछ टॉपिक का अध्ययन किया था। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी खास बात है कि आपका जो बेसिक है, मेरे कहने का अर्थ है आपको बेसिक जो साइंस है वो बेसिक साइंस भी आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पहले जितने भी पार्ट है आपके सिलेबस जो 2021 और 2022 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सिलेबस में जितना भी आपके टॉपिक है उस टॉपिक का एक बार मैं सामान्य परिचय दे दूं। देखो, मैंने सिलेबस तो एक बार अपलोड 10वीं के विज्ञान का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, क्या क्या सिलेबस में आएगा, और एक छोटा वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसके अंदर कौन सा पाठ कितने नंबर का आएगा विज्ञान के अंदर, और क्या रहेगा आपके प्रश्नों का अंक भार, और क्या रहेगा परीक्षा का शेड्यूल, वो भी मैं वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, कोरोना काल है और कोरोना काल के अंदर अपन उतना नहीं पढ़ पाते जितना स्कूल में पढ़ते थे। हालांकि ऑफलाइन कक्षाओं की कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अभी अपने आप को एक्टिव रखते हुए अपने पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, न कि आप इधर उधर बातों में ध्यान रखो, इधर उधर घूमने जाओ। ये गलत है, ये पूरा गलत है। अगर आप इधर उधर घूमने जाओगे तो ये उल्टा आपको ही नुकसान है। अगर आप अभी 9वीं में, आप सीधे 8वीं से सीधे 10वीं में आए हो तो थोड़ा तो आपको ये सिलेबस 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक नहीं है। अगर 9th का आपके कवर किया हुआ नहीं है तो फिर आप आगे 10वीं का नहीं पढ़ पाओगे। तो उससे बेहतर है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं और 10वीं के क्लासों को जोड़ते हुए इस सिलेबस में आपको पढ़ाऊं। हाँ, हालांकि आज हम जो पढ़ेंगे वो 10वीं की कक्षा अध्याय 3 है, और कक्षा 10 की जो तीसरा अध्याय है जो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हालांकि अगर आपको इसके बेसिक पार्ट अगर आपको और भी चाहिए तो प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो प्ले लिस्ट के अंदर जाते ही आपको हर एक कक्षा की अलग अलग वीडियो आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हो सकता है वो वीडियो अपलोड हुआ नहीं हो और वो वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और चैनल से जब जुड़ोगे तो जैसे ही आप चैनल से जुड़ोगे तो उसके लिए आपको चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है वो बटन दबाओगे, तब जाके आप इस चैनल से जुड़ जाओगे। और जैसे ही आप इस चैनल से जुड़ोगे तो चैनल से जुड़ने के बाद आपको इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा, जो भी वीडियो लाइव होगा, वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं धातु और अधातु की। आइए पढ़ते हैं। 9वीं कक्षा में कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, और अपने दैनिक जीवन में धातु व अधातुओं के उपयोग पर विचार कीजिए। आपके द्वारा या आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार गुणधर्म इन तत्वों का उपयोग से संबंधित हैं, और इनके कुछ गुणधर्मों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक छोटी बात के लिए आपको ये बता दूं कि एक तो है धातु। एक छोटी सी बात के लिए मैं आपको बता दूं, एक क्या है धातु, एक क्या है धातु, और एक क्या है अधातु। एक क्या है अधातु, क्या है अधातु। अब एक होती है धातु और एक होती है अधातु, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके मध्य में एक और धातु होती है जिनको तीसरी बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं उपधातु, क्या बोलते हैं उपधातु। और उपधातु जो होती है वो सीधी बेसिक होती है कि उपधातु जो होती है, इस उपधातु के अंदर धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। उपधातु के अंदर धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे कंप्लीट आवर्त सारणी के अंदर पढ़ेंगे कि इनको किस प्रकार से पूरा वर्गीकृत किया गया है। अधातु के बारे में अभी उपधातु के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, अभी केवल और केवल चर्चा करेंगे धातु और अधातु के बारे में।
धातु और अधातु के बारे में हम आज जो चर्चा करेंगे वो धातु और अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या जानेंगे हम इस धातु और अधातु में ये जानेंगे कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इसके जो महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं, जो महत्वपूर्ण जो गुणधर्म होते हैं, वो महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होते हैं, धातु की पहचान आप कैसे करोगे। जैसे मान लो कोई पदार्थ आपके सामने आ गया, कोई कठोर पदार्थ आपके सामने आ गया, तो उसकी कैसे पहचान करोगे कि ये धातु है और ये अधातु है। तो वो हम इसके जानेंगे भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म जानेंगे, भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम क्या पहचानेंगे, धातु और अधातु। एक बात ध्यान रखना, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन के अंदर सुबह से लगाकर शाम तक आप उनको क्या करते हो, यूज करते हो। तो कुछ धातुएं होती है, कुछ क्या होती है, अधातुएं होती है। तो आज हम बात करेंगे धातु और अधातु की। आइए चलते हैं आगे इनके भौतिक गुणधर्मों पर। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पे चलते हैं। विस्तार से हम इसका धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। धातु और अधातु के गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम बात करते हैं धातु की। सर्वप्रथम आइए हम बात करते हैं धातु की कि वास्तविक तौर पर धातु क्या होती है, धातु की वास्तविकता क्या होती है। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनको धातुओं की श्रेणी के अंदर रखा गया है। वास्तव में ऐसे कौन कौन से मुख्य तत्व हैं उनको धातु कहा गया है, और ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको अधातु कहा गया है। तो आइए हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणधर्मों की, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इन पदार्थों के पहली बात करेंगे हम मेटल की। किसकी बात करेंगे, मेटल की। किसकी बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मेटल की। कि जो धातुएं होती है, जो मेटल होती है, वो क्या होती है, किन तत्वों को आप धातु कहोगे, उनके क्या गुणधर्म देखोगे, उनके क्या ऐसे गुण देखोगे जिसकी वजह से आप उसको क्या कहोगे, धातु कहोगे। तो देखिए आज हम बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे उनके गुणधर्मों की, जिसके आधार पर हम उन्हें पहचानेंगे कि ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा आपको समझना है। और एक बार आपने यदि ये वीडियो देख लिया, समझ में ना आए तो वापस वीडियो को एक बार री एंटर कर वापस वीडियो को शुरुआत से देखें, कंप्लीट आपको समझ में आएगा। देखो अपना मीडियम हिंदी है, अपन हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हम इंग्लिश का वर्ड प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज होती है मातृभाषा, और मातृभाषा के बाद दूसरी लैंग्वेज आती है हिंदी। तो हम बात करेंगे हिंदी के अंदर। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इनको धातु जो होती है उनको इनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अलग करना बेहद आसान है। तो आइए कैसे करते हैं, क्या क्या करता है, ऐसे क्या करते हैं जिससे इनके कौन कौन से ऐसे भौतिक गुणधर्म होते हैं जिनसे इनको पहचानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। इसके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 ये क्रियाकलाप, इसकी हम सहायता लेंगे। और इससे 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए धातुओं जैसे आयरन, एक धातु है आयरन, एक कॉपर, एक एल्यूमिनियम, एक मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे। ये सारे धातुओं के उदाहरण हैं। अब ये जो धातुएं होती हैं इनके जो मूल गुण होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है, और इसके अलावा कुछ अन्य धातुएं होती है, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, किसके आधार पर उनको पहचाना जाता है। तो देखो क्रियाकलाप करते हैं 3.1। क्रियाकलाप 3.1 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लें। ये चार धातुएं हैं, एक है Fe आयरन, एक है Cu, एक है Mg और एक है Al। ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कॉपर है और ये क्या है, आयरन। आयरन को एक और नाम से अगर आपने सुना हो तो हम इसको फेरस भी कहते हैं। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है
उस पर ध्यान दीजिए। जो नमूने हैं वो कैसे दिखाई देते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। पहले क्या करना है, एक रेगमाल का पत्र आता है। कौन सा पत्र? रेगमाल का पत्र आता है। रेगमाल से पत्र से उसको क्या करना है, रगड़ना है और उसको क्या करना है, साफ। क्या करना है, साफ। जब आप उसको पूर्णतः क्या करोगे, साफ करोगे, जब आप उसको क्या करोगे, पूर्णतः साफ करोगे, तो साफ पहले तो आपको क्या करना है, साफ किए बिना उसको देखना है। और दूसरी बार क्या, जब आप उसको साफ करोगे तो साफ करने के बाद चमकेगा, तो साफ करोगे तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अपने शुद्ध रूप में धातुएं सतह चमकदार होती है। यदि धातु का कैसा रूप है, शुद्ध रूप है, उस धातु के अंदर कोई अवांछित तत्व मिलाया हुआ नहीं है, अवांछित तत्व मिलाया हुआ नहीं है। अगर मान लो कोई अवांछित तत्व मिलाया हुआ नहीं है तो वो धातु कैसी होगी, शुद्ध होगी। कैसी होगी, शुद्ध होगी। और शुद्ध होगी तो वो कैसी होगी, चमकदार होगी। कैसी होगी, चमकदार होगी। और जो धातु चमकदार होती है उसके अंदर जो ये धातु के अंदर जो ये गुणधर्म होता है उसको हम कहेंगे ध्वनिक चमक। क्या कहेंगे, ध्वनिक चमक। तो परिभाषा क्या होगी कि वे अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुण को हम क्या कहेंगे, ध्वनिक धात्विक चमक। धात्विक चमक आई बात समझ में। तो पहला इसका गुण क्या हो गया, धात्विक चमक। यानी कि धातुएं होती हैं उनका एक गुण होता है जिनके अंदर क्या होती है, धातुओं में प्राय धात्विक चमक पाई जाती है। आइए क्रियाकलाप 3.2 करते हैं। पहला क्रियाकलाप किया जिसके अंदर धातु का कौन सा गुण देखा हमने, धातु का कौन सा गुण देखा, चमकदार, चमकीला। धातु कैसी होती है, चमकीली। कैसी होती है, चमकीली। ये इसका पहला गुण देखा, यानी कि चमकदार, मतलब वो चमकती है। धातु क्या करती है, चमकती। कब चमकी, जब उसके ऊपर क्या किया हमने, रेगमाल से पत्र से साफ किया। और धातु तभी चमकेगी जब वो शुद्ध रूप में है, जब वो शुद्ध रूप में है। और शुद्ध रूप में कब होगी, धातु शुद्ध रूप में तब होगी, धातु शुद्ध रूप में कब होगी, तब होगी जब उसके अंदर कोई अन्य अवांछित तत्व नहीं मिलाया जाएगा। देखो क्रियाकलाप 3.2, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए और चमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सोडियम का एक धातु का टुकड़ा पकड़ना है। अब देखो क्या करना है, वही धातुएं ली है, आयरन लिया है, कॉपर लिया है, मैग्नीशियम लिया है, एल्यूमिनियम लिया है। इनके देखो क्रियाकलाप 3.1 के अंदर भी अपन ने यही लिया था। उनके अंदर एक अलग प्रयोग किया था जिसमें वो कैसी थी, चमकीली थी। जिसमें वो कैसी थी, चमकीली थी। यानी कि धातु शुद्ध रूप में क्या करती है, चमकती है। ध्यान रखना, भूलना मत। धातु जो होती है वो शुद्ध रूप में चमकती है। तो इसको हम ये जो गुण होता है वो होता है धात्विक चमक। धातु का एक गुण होता है जिनको बोलते हैं धात्विक चमक। चिमटे से सोडियम का टुकड़ा, सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। एक चिमटा लेना है और उससे क्या करना है, सोडियम धातु का एक क्या पकड़ना है, टुकड़ा पकड़ना है। और सावधानी क्या रखनी है, सोडियम ध्यान रखना, सोडियम जो धातु होती है वो कैसी होती है, संवेदनशील होती है। कैसी होती है, संवेदनशील होती है। कैसी होती है, संवेदनशील होती है। क्यों, क्योंकि इसका सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए और फिल्टर पेपर के बीच से दबाकर इसे सुखा लीजिए। जैसे ही आप सोडियम को काटोगे तो काटने के बाद इसको चिमटी से पकड़ोगे तो इसको हाथ से न पकड़ना है। हाथ से पकड़ोगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप उसको एक फिल्टर पेपर आता है तो फिल्टर पेपर की सहायता से आप क्या करिए, उसको
सुखा दीजिए और सुखाकर उसको फिर पकड़ सकते हो। पकड़ना भी नहीं, फिर भी सिमटी से पकड़ना है। ये प्रयोग प्रयोगशाला के अंदर कर सकते हो, लेकिन हाथ से कभी भी पकड़ने की कोशिश मत करना। हमेशा अध्यापक की उपस्थिति के अंदर, अपने टीचर की उपस्थिति के अंदर ही ऐसे जो संभाविक जो प्रयोग होते हैं वो करोगे, अदरवाइज ऐसे कोई भी प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करोगे। पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा दीजिए और वॉश गिलास पर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, और धातुओं में कठोरता के गुण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक जो धातु होती है, चाहे कोई भी धातु हो, चाहे क्या हो, कोई भी धातु हो, उनके अंदर जो कठोरता का गुण होता है, क्या होता है? जो कठोरता का गुण होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। वो क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी भी धातु के अंदर कोई कठोरता का गुण समान रूप से नहीं पाया जाता है। आइए बात करते हैं क्रियाकलाप 3.3। क्रियाकलाप 3.3 की बात करते हैं। आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए और किसी एक धातु को लोहे की ब्लॉक या खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए और आप क्या देखें? अन्य धातुओं के साथ यह प्रक्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में कोई परिवर्तन को लिखिए। देखो क्या करना है, जैसे मान लो एक धातु का टुकड़ा लिया है, एक धातु का क्या लिया है? टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लिया है, और इसके ऊपर हथौड़े से क्या करना है? प्रहार करना है। हथौड़े से क्या करना है? प्रहार का मतलब है, आप जानते ही हो, प्रहार करना है। और प्रहार करने के बाद आपको इसमें देखना है कि इसके अंदर ये कौन सा गुण आया है। तो पहला गुण हमने क्या पढ़ा कि धातुएं कैसी होती है? चमकीली। कैसी होती है? चमकीली होती है। दूसरा गुण क्या पढ़ा कि धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। और कोई भी धातु होती है तो उनके अंदर जो कठोरता का जो गुण होता है वो अलग अलग होता है। किसी भी धातु के अंदर कोई कठोरता का गुण होती, तो सभी धातुएं कठोर हैं, लेकिन कि कोई अधिक कठोर होती है तो कोई क्या होती है? बिल्कुल कठोर नहीं होती। कठोर ना होकर कैसी होती है? मृदु। जैसे बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की बात करें तो सोडियम जो धातु होती है वो एक प्रकार की होती तो धातु है, चमकीली होती है, धातु का गुण पाया जाता है, और होती भी धातु है, लेकिन लोहे की भांति इतनी कठोर नहीं होती है। लोहा जो होता है वो क्या होता है? बहुत कठोर होता है। समझ में आ रहा होगा? होता है नहीं होता है? लोहा बहुत कठोर होता है नहीं होता? लोहा को देखा होगा, कुल्हाड़ी वगैरह सब घर पे होती है, तो आपने देखी होगी, कठोर होता है नहीं होता है? देखो, सुनो, ध्यान से पढ़ो। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इन्हें गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। देखो, जैसे कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे लोहा। जैसे क्या होता है? लोहे की छत के पतरे बनाए जाते हैं, आप ध्यान से देखते हो, तो उनको पीट कर क्या किया जाता है? पतला किया जाता है। क्या किया जाता है? पतला किया जाता है। और जब उनको पतला किया जाता है तो ये क्या बन जाती है? चादर। क्या बन जाती है? चादर। और जब क्या बन जाती है? चादर बन जाती है, तो इसका जो ये गुण होगा वो क्या कहलाएगा? आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है? क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी बहुत अधिक आघात वर्धनीयता होती है, जो सबसे अधिक होती है? आओ बात करते हैं क्रियाकलाप 3.4। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 3 महीने आपको करवा दिए, और ये एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। उन धातुओं की क्या बनानी है? सूची बनानी है जिनके तार आप दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं। हम दैनिक जीवन में किन किन धातुओं के तार देखते हैं? तार अपने घर पे गलटी के तार देखते हैं, वो आपको उसकी अलग एक सूची बनानी है, और सूची बनाकर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करनी है। आई बात समझ में? तो आज हम उन धातुओं की सूची बनानी है। तो वर्तमान के अंदर हमें किन किन धातुओं के तार देखते हैं? एक तो देखते हैं लोहे के, एक देखते हैं लोहे के, एक किसके देखते हैं? एल्यूमिनियम के। एक किसके देखते हैं? एल्यूमिनियम के। एक किसके देखते हैं?
एल्यूमिनियम के, और एक किसके देखते हैं, तांबे के। किसके देखते हैं, तांबे के। ये 3 धातुओं के तार अपन अभी वर्तमान में दिन में देखते हैं, हर दिन इन्हीं धातुओं के तार देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनका उपयोग अधिक क्यों किया जाता है, क्योंकि इसीलिए इन धातुओं का अधिक उपयोग तार के रूप में किया जाता है क्योंकि इनकी लागत कम होती है और कम रुपए के अंदर, और इनकी जो आय होती है वो कम होती है, और कम लागत होने के कारण इनका उपयोग क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे अधिक जो सुचालक धातु होती है, क्या होती है, सुचालक जो धातु होती है वो होती है सोना और चांदी। लेकिन उससे बाद जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम और लोहा और तांबा। तो इनका उपयोग अधिक करते हैं क्योंकि सोना और चांदी क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो महंगे होने के कारण इनका उपयोग इतना प्रचलन में नहीं है। तो उन जो 2nd नंबर और 3rd नंबर वाली जो धातुएं होती हैं जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जो किया जाता है, जो करते हैं एल का। किसका करते हैं, एल का। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। कोई भी धातु है और उसका पतले तार के रूप में अगर खींच रहे हो तो वो गुण क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। देखो ये बात ध्यान में रखना, सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना है, यदि कितने ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना है, उससे 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो सोना होता है वो अधिक तन्य है, मतलब उसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। और जब उसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है तो उसमें 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, और वो धातु होती है सोना। कौन होती है, सोना। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनको उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? और इसका उत्तर पाने के लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। अब क्रियाकलाप जाएंगे, क्रियाकलाप 4 हो गया है और आगे वाला जो क्रियाकलाप करेंगे क्रियाकलाप नंबर 5। तो आइए चलते हैं आगे। देखो क्रियाकलाप 5 करते हैं, पहले क्रियाकलाप करते हैं फिर आगे अगला गुण पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं धातुओं के सामान्य भौतिक गुणधर्म। हम पढ़ रहे हैं धातुओं के सामान्य गुणधर्म। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि कक्षा के अंदर आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख दो, और फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख दो और एयरफोन को कान के अंदर लगा दो और बाद में आराम से बैठकर सुनो। और फिर जैसे ही मैं ये बोर्ड पे जैसे ही मैं पेन से आपको पढ़ाता हूँ तो आप इसके ऊपर ध्यान दो, और उसके बाद जो समझा रहा हूँ उनको गौर से सुनो और समझने का प्रयास करो। आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, किसका लेना है? एक एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al, ध्यान रखना, और कॉपर का सूत्र होता है Cu। कॉपर का सूत्र क्या होता है? Cu। कॉपर का सूत्र क्या होता है? Cu सूत्र होता है। और एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al। एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al। फिर क्या करना है? तार लेना है। फिर क्या करना है? फिर स्लेब की मदद से मदद से तार को स्टैंड से बांध दीजिए। स्लेब की मदद से तार को स्टैंड से क्या कर देना है? बांध देना है। फिर क्या करना है? चित्र 3.1 में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र 3.1 में, ये मैं आपके साथ चित्र भी साझा कर देता हूँ। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा,
उम्मीद करते हैं कंप्लीट आपको चित्र दिख रहा होगा। देखो इस तरह से ये वाला क्या है, स्टैंड है, ये वाला क्या है, स्टैंड है, और ये क्या है, क्लिप है, क्या है, क्लिप है, और इस क्लिप के अंदर ये क्या है, तार है धातु का। किसका तार है, धातु का तार है। फिर क्या करना है, तार के खुले सिरे में, अब तार का जो ये वाला जो सिरा है ना, ये वाला, ये पूरा तार का सिरा, ये तार का सिरा कैसा है, खुला है। तार का सिरा कैसा है, खुला है। तार का सिरा जो ये है वो कैसा है, खुला है। और ये क्या है, स्टैंड है, क्या है, स्टैंड है, क्या है, स्टैंड है। और ये क्या है, स्लेब है, क्या है, स्लेब है। अभी स्लेब, फिर क्या करना है आगे, आगे देखो, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कीजिए। जैसे मान लो ये वाला जो सिरा है वो पूरा है, कैसा है, तार का खुला सिरा है, कैसा सिरा है, खुला सिरा है। और यहाँ पर किसका यूज़ करना है, मोमबत्ती का। किसका यूज़ करना है, मोमबत्ती का, सॉरी है ना, हाँ ये तो बर्नर है, ध्यान रखना ये बर्नर है। किसका, जो तार का ये जो खुला सिरा है, इस खुले सिरे के ऊपर किसका यूज़ करना है, मोम का। किसका यूज़ करना है, मोम का। और मोम को क्या लगा देनी है, पिन कर चिपका देना है, पिन करके क्या कर देना है, चिपका देना है। फिर क्या करना है, देखो आगे, स्प्रिट लैंप या मोमबत्ती या बर्नर लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। फिर क्या करना है, जैसे मान लो ये मैं एक बार मिटा देता हूँ और उसके बाद एक बार फिर समझाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो ये क्रियाकलाप कैसे किया गया है। देखो जैसे मान लो ये पूरा क्या है, स्टैंड है, क्या है, स्टैंड है, क्या है, स्टैंड है। और ये वाली क्या है, मोम है, ये वाली क्या है, मोम है, क्या है, मोम है। और सॉरी है ना, ये मोम नहीं है, ये है ना, ये धातु का तार है, ये वाला धातु का तार है। जब ये जो धातु का तार होता है, इस धातु के तार को फिर क्या करना है, धातु का तार, ये जो स्लेब होती है, स्लेब के अंदर क्या कर देना, पूरी तरह से फिट कर देना है। पूरी तरह से फिट करने के बाद क्या करना है, जो धातु का जो तार है, इस तार का जो आगे वाला जो खुला सिरा होता है, उस खुले सिरे के ऊपर क्या लगा देनी है, मोम को पिन करके लगा देना है। उसका जो तार का खुला सिरा है वहाँ पर लगा देना है। फिर क्या करना है, यहाँ से जो तार का जो खुला सिरा है उसके जस्ट आगे जो स्टैंड लगा हुआ है उसके जस्ट आगे क्या रखना है, बर्नर। क्या रखना है, बर्नर। और बर्नर कैसा होना चाहिए, चालू। कैसा होना चाहिए, चालू। चालू का मतलब है वहाँ से आग निकलनी चाहिए, वहाँ से क्या निकलनी चाहिए, आग निकलनी चाहिए। फिर निकट से क्या कीजिए, गर्म कीजिए। फिर यहाँ से क्या करोगे, आप इस तार को क्या करोगे, गर्म। क्या करोगे, गर्म। अब गर्म तो होगा ही क्योंकि आप यहाँ पे बर्नर लगाओगे। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने परीक्षणों को लिखिए। और धातु का तार द्रवित होता है। बिल्कुल थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि यहाँ से जो ये जो धातु का तार है, ये वाला जो धातु का जो ये जो धातु का तार है, ये जो धातु का तार है, ये धातु का तार क्या होगा, गर्म। धातु का तार क्या होगा, गर्म। जब धातु का तार गर्म होगा तो यहाँ पर जो ये मोम है, ये मोम क्या होगी, पिघलेगी। ये मोम क्या होगी, पिघलेगी। क्या करेगी, पिघलेगी। क्या होगी, पिघलेगी। जब ये मोम पिघलेगी तो क्या होगा, जैसे ही मोम पिघलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं होती हैं वो क्या करती है, ऊष्मा का चालन करती है। ये गुण क्या दर्शाता है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या करती है, ऊष्मा का चालन करती है। धातुएं होती हैं वो क्या करती है, ऊष्मा का चालन करती है। किसका चालन करती है, ऊष्मा का चालन करती है। तो हम इस गुण के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती है। अब डायग्राम आप देख सकते हो अच्छे से। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है। नहीं देखा हो तो एक बार फिर से देख सकते हो। देख लो, ये डायग्राम है पूरा कंप्लीट। नीचे स्पष्ट लिखा हुआ पड़ा है कि धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है। मतलब धातुओं के अंदर ऊष्मा जो होती है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। देखो आगे, उपरोक्त क्रियाकलापों से पता चलता है कि धातु ऊष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। एक बात ध्यान रखना कि धातु का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, बहुत
अधिक होता है। अगर गलनांक की आपको परिभाषा जाननी हो तो गलनांक की परिभाषा हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ तो आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको लिंक इतना माथापच्ची नहीं करना चाहते तो सीधा चैनल खोलो और चैनल के बाद वीडियोज़ पे आओ और वीडियोज़ के जस्ट तीसरे नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर जनरल साइंस के अंदर जाओगे तो जनरल साइंस में जाकर आपको वहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको गलनांक की परिभाषा मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको गलनांक की परिभाषा बता देता हूँ कि गलनांक उसे कहते हैं यदि कोई पदार्थ, गलनांक की परिभाषा क्या होगी कि यदि कोई पदार्थ अगर निश्चित तार पर क्या हो, पिघलने लगे मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर क्या हो, वो पदार्थ परिवर्तित हो तो उसको हम कहेंगे गलनांक। एक बार परिभाषा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि कोई भी पदार्थ निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो होती है वो गलनांक कहलाती है। और धातुओं का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। और सबसे अच्छे जो धातुओं के जो उष्मा के जो चालक होते हैं वो होते हैं सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो दोनों होती धातु हैं, लेकिन उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना में लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। मरकरी भी एक प्रकार की धातु है और लेड भी एक प्रकार की क्या है, धातु है, लेकिन ये उष्मा की कैसी है, कुचालक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है। जैसे कुछ मनुष्य में भी अपवाद होता है उसी प्रकार धातुओं के अंदर भी कुछ अपवाद पाए जाते हैं, त्रुटियां पाई जाती है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। इनका मुख्य कारण यही है कि ये धातु होते हुए भी किसका गुण प्रदर्शित कर रहा है, अधातु के गुण प्रदर्शित करती है। और वो कौन होती हैं, एक तो है लेड, एक क्या है, लेड। और लेड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Pb। वो क्या होता है, Pb। और मरकरी का क्या होता है, Hg। मरकरी का क्या होता है, Hg। Pb और Hg ये दोनों होती धातु हैं, लेकिन किसके गुण प्रदर्शित करती है, अधातुओं के गुण प्रदर्शित करती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो अभी हमने पढ़ा धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। एक मैं बात उम्मीद करता हूँ कि यदि हम क्रियाकलाप के साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जनरली मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आप कोई त्रुटियां रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए एक क्रियाकलाप करते हैं आगे वाला क्रियाकलाप क्या है, चित्र 3.2। देखो ये क्या धातुएं विद्युत की चालक हैं, आइए पता लगाएं। अब तो हमने क्या देखा, उष्मा। क्या देखा, उष्मा। अभी हम देखेंगे क्या धातुएं होती है वो क्या विद्युत की क्या चालक होती है। तो ये हम गुणधर्म दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। क्रियाकलाप 3.6 करते हैं। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट या परिपथ तैयार कीजिए। क्या करना है, एक ये जो चित्र दिया गया इस चित्र के अनुसार क्या तैयार करना है, परिपथ। कहीं आप घर पे करने लग न जाओ, ध्यान रखना। अगर आप बैटरी से करते हो तो ठीक है, लेकिन कभी भी लाइट के पास ऐसे परिपथ तैयार करने की कोशिश मत करना, अपनी जान जा सकती है, खतरा हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप इसको केवल और केवल अपने माइंड के अंदर समझें, न कि उनको जनरली प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। ऐसा कभी मत करना, ये मेरा सुझाव है। इसको केवल और केवल अपने माइंड के अंदर सेट करने की कोशिश करना और कंप्लीट इसको याद करने की कोशिश करना कि इस प्रकार से ऐसे होता है। तो देखिए आइए जानते हैं। परिपथ तैयार करना है, फिर क्या करना है, जिस धातु की जांच करनी हो उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और क्या बल्ब जलता है या बल्ब, इससे क्या पता चलता है। देखो मैं कुछ करके आपको बताता हूँ। इसी चित्र के इसी डायग्राम के आधार पर मैं कुछ आपको
बताता हूँ कैसे करना है। आपको नहीं करना है, केवल समझना है। देखो, यही डायग्राम है जो आपको समझना है। देखो, इसमें क्या है, ये तो बैटरी है, क्या है, बैटरी है। और ये दो क्लिप जो आप देख रहे होंगे, एक क्लिप ए और एक क्लिप क्या है, बी है। और ये क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। जो ये बल्ब लगा हुआ है, जो ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के अंदर ये क्या लगा हुआ है, स्विच, खटका होता है ना, खटका। एक बार ऑन करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं, एक बार ऑन करते हैं और एक बार क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। जो ये खटके लगे होते हैं ये। फिर जांच के लिए धातु का टुकड़ा, और धातु का टुकड़ा कहाँ रखना है, चाहे कोई भी धातु ले सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम ले सकते हो, Cu ले सकते हो, सोना ले सकते हो, Fe ले सकते हो, है ना। बहुत सारी धातुएं होती है, सोडियम ले सकते हो। परीक्षण के लिए आप बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जनरली आपको दिमाग के अंदर फिट रखना है और ना कि आपको इसको पूरा करने की कोशिश करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करना है। तो देखो क्या करना है, कैसे करना है, अब हम जानते हैं। हम ये जानेंगे कि जो ये धातु होती हैं, इस धातु के अंदर ये बैटरी होती है। इस बैटरी का एक क्लिप, ये एक बैटरी के अंदर दो नोड होते हैं, एक होता है प्लस और एक क्या होता है, माइनस। अब क्या करना है, जिस धातु की पहचान करनी, जैसे मानो कि मुझे एल्यूमिनियम की पहचान करनी है कि एल्यूमिनियम के अंदर करंट जाता है या नहीं जाता है। अगर जाएगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, तो बल्ब जलेगा, वरना बल्ब नहीं जलेगा। तो मैंने यहाँ पर कौन सी धातु रखी, एल्यूमिनियम। मैंने यहाँ पर कौन सी धातु रखी, एल्यूमिनियम। कौन सी धातु रखी, एल्यूमिनियम। जैसे मानो मैंने यहाँ पर क्या रखा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रखा, इसका मतलब बल्ब जला, मतलब ये धातु कैसी है, विद्युत की सुचालक है। विद्युत की क्या है, सुचालक है। अब मैं फिर यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, क्लिप से हटा दिया। तो यहाँ से मैंने एल्यूमिनियम को हटा दिया। इसके बाद मैं क्या रखता हूँ, यहाँ लोहा। क्या रखता हूँ, लोहा। और लोहे का सूत्र होता है Fe। तो मैंने यहाँ पर Fe को रखा। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, बल्ब दीप्तमान हुआ। जैसे स्विच ऑन किया तो बल्ब क्या हुआ, दीप्तमान हुआ, मतलब बल्ब जला। इसका मतलब इसके अंदर ये कैसा है, विद्युत का सुचालक है। यानी कि लोहा भी होता है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और एल्यूमिनियम भी होता है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मैं यहाँ पे तांबा रखा तो वो भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। मतलब बल्ब दीप्तमान होगा तो वो विद्युत का सुचालक है। और यदि बल्ब दीप्तमान नहीं होता, दीप्त का मतलब है जलना, बल्ब जलना। यदि बल्ब क्या हो रहा है, अगर जल रहा है, अगर बल्ब क्या कर रहा है, जल रहा है, तो वो क्या है, विद्युत की सुचालक है धातु। अगर अदरवाइज यदि मान लो बल्ब नहीं जलता है तो वो विद्युत की सुचालक नहीं है। शायद आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रियाकलाप अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलते हैं आगे। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC लगा होता है। उसके ऊपर क्या लगा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड लगा होता है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो आगे हम अध्ययन करेंगे किसका बना होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे रबड़ जैसी सामग्री परत चढ़ी होती हैं। विद्युत तार ऐसे पदार्थ क्यों होते हैं और विद्युतों के ऊपर ऐसे पदार्थ क्यों होते हैं। और जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल घंटी धातु की क्यों बनी होती है, धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि जैसे ही उसको पीटेंगे तो वो क्या उत्पन्न करेगी, आवाज़। क्या उत्पन्न करेगी, आवाज़। आवाज़ कब उत्पन्न करेगी, जब वो क्या करेगी, कंपन। क्या करेगी, कंपन करेगी। तो क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि। क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि। तो धातुओं के अंदर कौन कौन से गुण पढ़े अभी हमने,
धातुओं के अंदर जो गुण कौन कौन से पढ़े, तो गुणों की चर्चा करेंगे अभी। तो गुण कौन कौन से पढ़े? एक तो धातु कैसी होती है? चमकीली। कैसी होती है? चमकीली। कैसी होती है? चमकीली। एक क्या पढ़ा? धातु कैसी होती है? कठोर। धातु कैसी होती है? कठोर। एक क्या पढ़ा? धातु के अंदर क्या पढ़ा? धातु कठोर होती है। और एक क्या पढ़ा कि धातु के अंदर तन्यता होती है। धातु के अंदर क्या होती है? तन्यता होती है। क्या होती है? तन्यता होती है। एक क्या पढ़ा? धातु कैसी होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊष्मा की कैसी होती है? सुचालक। ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु ऊष्मा की कैसी होती है? सुचालक होती है। और एक क्या पढ़ा? धातु विद्युत की कैसी होती है? धातु विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। और क्या पढ़ा कि धातु जो होती है उसके अंदर किसका गुण पाया जाता है? ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ध्वनिक का गुण पाया जाता है। और एक क्या पढ़ा हमने? एक हमने ये पढ़ा कि धातुएं जो होती है वो ऊष्मा का चालन आसानी से कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है, मैं एक एक लाइन को समझाने की, क्रियाकलाप की भी एक एक लाइन समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। विज्ञान के प्रति आपको निश्चिंत हो जाना है और निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, घर पे पढ़िए, अच्छे से रहिए, मम्मी और पापा का ख्याल रखिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और उनकी आज्ञा का अवहेलना मत करिए। संस्कारों में रहिए और अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा अनुशासनहीनता मत कीजिए और अच्छे से पढ़िए और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होइए और 2000 बोर्ड 22 एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ, आप भी खड़े हैं मेरे साथ। दोनों मिलके 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसको नस्ते नाबूद करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रमोट होते जाओ। अब प्रमोट होते जाओगे तो घोड़े और गधे के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। आप ये बात ध्यान में रखना। आपको घोड़ा बनना है या गधा बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। गधा बनना है तो मत पढ़ना, अगर घोड़ा बनना है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और सही ढंग से पढ़ने के लिए मैं खड़ा हूँ सुरेश, आपके साथ सदैव और हमेशा तत्पर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।